कहां तक हुआ था? नंबर बताइए। हाँ, 181। एक सौ बेरासी। यहीं से ना? अरे यहीं से। बताओ किसके अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का। किसका भाग है? लिख लो एक्सॉन। लिखे? कहता मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है? आप बताओ नियंत्रित कहां से होता है? नियंत्रण कहां से होता है? पश्च मस्तिष्क से। आंख कहां से डायरेक्ट कनेक्टेड है? पूछेगा मध्य मस्तिष्क से। आंख कहां से कनेक्टेड है? मध्य मस्तिष्क से। हो गया? बताओ केसरुक दंड किसकी रक्षा करता है? मेरुरज्जु का। कंप्लीट मेरुरज्जु रज्जु के चारों तरफ का एक कवच है। लिखे? शरीर में निर्णय लेने का तंत्र कौन है? तंत्रिका तंत्र। आप पूछ देता है इसकी सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। सूक्ष्मतम इकाई जो तंत्रिका तंत्र की है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो बताओ तंत्रिका तंत्र ही ना शरीर का नियंत्रण करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ शराब पीने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। लिख लो शराब पीने पर सबसे अधिक प्रभावित होता है, या यूं कहें तुरंत प्रभावित होता है। तुरंत प्रभावित होता कौन? तंत्रिका तंत्र। शराब पीने पर तुरंत प्रभावित होता है कौन? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? शराब की जांच होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। लिखेगा? लिखाए हैं? शराब की जांच डाइक्रोमेट कंपाउंड से होता है, और प्रदूषण की जांच किसकी जांच? प्रदूषण की जांच किससे होती है? लाइकेन से। क्योंकि डाइक्रोमेट जो है वो शराब से अभिक्रिया करके अपना रंग बदल लेता है, और लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपना रंग बदल लेता है। लाइकेन प्रदूषण सूचक है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपना रंग क्या करता है? बदल लेता है। और लाइकेन किसका किसका मिश्रण है? कवक प्लस शैवाल का। लिख लो ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके रंग बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके रंग बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करता है? रंग बदलता है।
किससे अभिक्रिया करके रंग बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। बढ़े। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? संचार और नियंत्रण। प्रकाश स्रोत के जल में मुड़ने की क्रिया, ये तो पढ़े होंगे दोस्त मेरे। ये होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मान लो ये सघन माध्यम है, मान लो ये जल है, पढ़ाए थे ना हो। आई विरल माध्यम कौन है? हवा। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब की ओर जाएगा? जल से हवा में जाएगा। अगर हवा से जल में जाएगा तो, अगर हवा 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 बोले तो विरल की सघन? विरल माध्यम ले लीजिए आप हवा, और उससे सघन माध्यम ले लीजिए आप क्या? जल में अगर जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और ये पूरा घटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपवर्तन। अपवर्तन में आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बताओ, सघन से विरल में जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? अरे विरल में जाएगा तो फैलेगा ना। अब विरल से सघन में जाएगा, क्या होगा? घटेगा सब कुछ। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। एक लाइन लिख लो, अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलता। अपवर्तन में क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया। अपवर्तन में क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता। बढ़े। आज सघन विरल में जाएगा, सब कुछ फैलेगा, यानी बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? सघन में जाएगा, सब कुछ क्या होगा? घटेगा। कहेगा आवृत्ति क्या होगा? बताइए। ऊर्जा क्या होगा? बताओ। सघन से विरल में जाएगा, बढ़ेगा। बोलो न रे। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बढ़ेगा। अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। पूछता है। अब बताओ, प्रकाश स्रोत जल में मुड़ने की क्रिया, ये देखो जल में गया और जल में इसको सीधे जाना चाहिए, मुड़ गया, यह घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। क्या कहलाता है? अपवर्तन। थायराइड ग्रंथि तो सब मार देगा, क्या? थायरॉक्सिन। तुमको पूछा था ना, आयोडीन की कमी से घेघार रोग होता है। थियरी का क्वेश्चन है, महा सड़ा हुआ। बताओ, थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है? देखो एक मिनट। थाइमस ग्रंथि खाली जवानीय में तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे डीएक्टिवेट रहता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। थाइमस ग्लैंड का मेनली काम है डब्ल्यूबीसी को अधिक मात्रा में बनाना। तो डब्ल्यूबीसी अगर अधिक मात्रा में आपको उपलब्ध करवाता है ये, तो डब्ल्यूबीसी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो जवानी में आपकी कहते हैं तबियत खराब होता है, तरीके जवानी में तबियत खराब हुआ है। काहे? काहे कि आपका कौन ग्लैंड एक्टिवेट है? थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी डब्ल्यूबीसी देता है। तो डब्ल्यूबीसी अगर आपको वहां से मिल जाएगा तो आप रोग से ज्यादा लड़ पाइएगा, और धीरे धीरे जवानी खत्म होते होते ये भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जैसे ही जवानी आपका खत्म होगा, ये ग्लैंड अगर डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा तो प्रतिरक्षा तंत्र आपका कमजोर होने लगेगा, जिसके बाद आप अधिक बीमार पड़ने लगते हैं। लिख लो। यह यौवनावस्था तक अधिक सक्रिय होता है। कौन अवस्था तक? यौवनावस्था तक अधिक सक्रिय होता है। अब आप लोग का धीरे धीरे खत्म होगा, लगभग लास्ट पर है।
अब आप लोग अधेड़ा में चले गए हैं। हाँ हाँ, हो गया। अब बताओ प्रजनन ग्रंथियों का कार्य क्या है? नाम है प्रजनन, तो अगर काम क्या होगा? जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करना। हो गया। एड्रिनल ग्लैंड का नाम सुने हो? अरे बोलो न रे। एड्रिनल ग्लैंड को ही हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा हार्मोन निर्मित करता है? एड्रिनलिन। और ई हृदय उत्तेजना के लिए जिम्मेवार है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल महा भी आए। एड्रिनलिन। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इसी को ना। अब मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन। अब मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? बोलो न रे। पीयूष ग्रंथि को। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रक को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को। हो गया। अगला कहता है किसकी गति सबसे तेज होती है? प्रकाश की। कितनी? 3 × 10⁻⁸ जिसका पता किसने लगाया था? रोमर ने। किसने पता लगाया था? रोमर ने। लिखे? सबसे ज्यादा गति किसकी है? प्रकाश की गति। और आपको पता होगा, एकदम एक लाइन एकदम जान लीजिए, ध्वनि 332 मीटर पर सेकंड से गमन करता है। कितना से? और ध्वनि अनुदैर्ध्य है। क्या है ध्वनि? बाकी जितना भी पूछेगा बाद बाकी हम बताए भी थे आपको पहले। इस सब का वेग होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और ये सब का सब अनुदैर्ध्य होता है कि अनुप्रस्थ होता है? क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। और इसमें कौन कौन आता है? प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, धारा हो गया, ऊष्मीय विकिरण हो गया। इस सब का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे आपका कम से कम 15-20 को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ध्वनि का वेग कितना? 332। और ये क्या होता है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा मेढ़ा। और ये 0 डिग्री पर दोलन करता है और ये 90 डिग्री पर दोलन करता है। हो गया? कहे इतना चिंतित है तुम? पतिदेव से झगड़ा हुआ है कि? भयानक चिंता। इतना चिंता में रहेगी तो पढ़ाई कैसे होगा? हो गया? अरे हो गया। बताओ ध्वनि का वेग कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। और कैसा है ये? अनुदैर्ध्य। कितना डिग्री? प्रकाश का वेग, इस सब का विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया तो गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, सब ना हो गया। इस सब का वेग कितना? 3 × 10⁸
बताओ, स्पर्श संबंधी संवेदनशीलता किससे बढ़ाती है? फालतू की बात है, काट दो। काटा। पादपों में तत्कालिक प्रतिक्रिया किस तत्व की उपस्थिति में होता है? पानी में। पानी के कारण ही आपको प्रतिवर्ती क्रिया दिखाई देती है। शरीर की, अच्छा बताओ तो, जड़ जो है पानी का अवशोषण कौन विधि द्वारा करते हैं? परासरण। बताए थे ना, जड़ पानी का अवशोषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जड़ पानी का अवशोषण परासरण द्वारा करते हैं। जड़ पानी का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? परासरण द्वारा। हो गया। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? क्या होता है? जल। बता, शरीर की स्थिति का नियंत्रण और अनुशासन कौन? सेरेबेलम। लिख लो, नियंत्रण भी और अनुशासन भी। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनुरूप क्रियाओं का को अंजाम देता है? अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। नियंत्रण का काम कौन करता है? पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और कौन? मध्य मस्तिष्क। आंख के लिए जिम्मेवार कौन है? मध्य मस्तिष्क। और शरीर के नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेवार है? पश्च। मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग हैं? 3। कौन कौन? अग्र, पश्च, मध्य। सही है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कार्य होता है वही संचार और नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र का यही काम है, संचार और नियंत्रण। दारू पीते हैं तो नियंत्रण खो देते हैं, तो कहते हैं तंत्रिका तंत्र बाधित हो गया। कौन सी प्रक्रिया हमारे शरीर में स्वतः होती है? प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन जानते हैं? ठंडा गर्म के प्रति रिफ्लेक्स एक्शन। ठंडा गर्म प्रति संवेदनशीलता हमारे मन से नहीं होता, अपने आप हमें लग जाता है। अगर ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, स्वतः होता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा में छल्ले स्वरस स्थित होते हैं? कहां? पश्चिम मस्तिष्क में। छल्ला जो होता है, छल्ला छल्ला रिंग टाइप का बना हुआ होता है। कभी ध्यान करते हुए अगर आपको देखे होंगे, मुनि सब जो दिखाते रहता है, नहीं देखते हैं, नीचे से ऊपर छल्ला बना हुआ होता है। कभी ऐसा देखे हैं? अरे वो रामायण वामायण में दिखाता है, मुनि ऐसे ध्यान करते रहता है, इधर आपको छल्ला दिखाई देगा, तो उसी छल्ले को उस रूप में वो दिखाता है। हमारी भुजा और उंगलियां किस दिशा में वृद्धि करती है? निश्चित क्या अनिश्चित? ये जो, एक मिनट, ये जो हमारी भुजा है ये आगे की ओर ही वृद्धि करता है कि अंदर भी घुस जाता है? तो इसका मतलब निश्चित दिशा में जाता है। बोलन रे। हमारी भुजा, अब कहेगा हृदय किधर विकसित होता है? चारों दिशाओं में। फेफड़ा किधर विकसित होता है? चारों दिशाओं में। बोलन रे। लेकिन अगर कह देगा हमारी भुजा और उंगलियां सिर्फ आगे की ओर, इसका मतलब निश्चित दिशा में। ये मस्तिष्क हमारा वृद्धि करता है सभी दिशाओं में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग सहायता प्रदान करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। कुछ खास नहीं है, वही सर्कुलर तंत्रिका तंत्र जिसको आप कहते हैं। गति अस्थिर रहने का क्या कारण होता है? शारीरिक संतुलन। अगर आप अस्थिरता से चलिएगा तो आपके शरीर में संतुलन होगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ई, तो ई क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा शरीर संतुलन के लिए क्या क्या जरूरी है? बताओ, हमारा शरीर संतुलित होगा इसके लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो मांसपेशी, दूसरा कंकाल, और तीसरा तंत्रिका तंत्र। लिखना, शरीर के संतुलन के लिए शरीर के संतुलन के लिए मांसपेशी,
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और क्या लिखा, क्या लिखा, मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र और कंकाल जरूरी है। और क्या जरूरी है? कंकाल जरूरी है। तभी आपका शरीर, क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि हमारे शरीर के बताओ, तंत्रिका तंत्र नहीं होगा शरीर कंट्रोल होगा, मांसपेशी नहीं होगा होगा, अस्थि नहीं होगा होगा, बोलो न रे। अगला, हृदय पेशियों की गति किस प्रकार की होती है? सतत एंड अनैच्छिक। अनैच्छिक को ही हम लोग स्वतंत्र कहते हैं। एक तो सतत होता है, हृदय कभी आराम करता है? हृदय सतत है। और हृदय की पेशियां ऐच्छिक है कि अनैच्छिक? अनैच्छिक है। पता, जंतु शरीर में उत्परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? अच्छा, उत्परिवर्तन का इंग्लिश होता है म्यूटेशन। हमको ये बताइए कि आप ये सुने होंगे कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव, रूप बदल रहा है, इसलिए उस पर मेडिसिन असर नहीं करता है। जितना भी वायरल डिजीज है उसमें एक गुण पाया जाता है, सब में नहीं होता लेकिन अक्सर में पाया जाता है म्यूटेशन का गुण। म्यूटेशन मतलब वो अपना रूप रंग सब कुछ क्या करता है? बदल लेता है। तब बदल लेगा तो कोई भी इंजेक्शन इसलिए उस पर काम नहीं कर पाता। उसके लिए हम लोगों को एंटीबॉडी डालना पड़ता है, जिसके रूप में हम लोग वैक्सीन लेते हैं। तो उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? डीएनए में अब किसी का डीएनए ही बदल जाएगा तो उसका इलाज कैसे होगा? नहीं हो सकता है। वही काम हो रहा था कोरोना वायरस में, जिसके हम लोग कहते थे कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, मतलब अपना रूप रंग, उसका डीएनए ही बदल जा रहा है। और डीएनए बदल जा रहा है तो उसके लिए एकमात्र उपचार है, वो क्या है? वैक्सीन। तो लिखिएगा डीएनए में परिवर्तन। एक लाइन और लिखिएगा, जिसमें उत्परिवर्तन की घटना होती है, जिसमें उत्परिवर्तन की घटना होती है उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। अधिकतर उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। अधिकतर उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। बताओ, जीव जनन क्यों करता है? पूछता है क्वेश्चन, बड़ा महाभिवियाई में से एक है। जीव जनन क्यों करता है? अपने वंश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन लेकिन पूछता है। अगर जनन नहीं करे तो हम जनन नहीं करेंगे, मेरा वंश बचेगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें जनन करना चाहिए। लिखे, बताओ, जीव अपने स्वरूप को कैसे बनाए रखता है? बताइए, हम लोग जो अपना स्वरूप बनाए रखे हैं किसके जरिए? डीएनए के जरिए। अनुवांशिकी का वाहक कौन है? पूछता है कौन? डीएनए। लिखो, अनुवांशिकी का वाहक अनुवांशिकी का वाहक डीएनए है। जीन का ही भाग है ही। हो गया? बताओ, डीएनए की प्राकृतिक प्रतिकृति बनाने में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन देखो क्या है। पॉलीमराइजेशन होता है
जैसे पॉलीमराइजेशन को इंग्लिश में क्या, पॉलीमेराइजेशन, इसको कहते हैं बहुलीकरण। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन बोले तो बहुलीकरण। ये क्या है, जैसे बहुत सारे अणु मिलकर एक भारी परमाणु का निर्माण करता है, यही क्रिया क्या कहलाता है, बहुलीकरण। फॉर एग्जाम्पल C2H2 ले लो या C2H4 ले लो, इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन। क्या कहते हैं इसको, इसके n अणु ले लो, n मतलब बहुत सारे अणु, जब ये मिल जाएंगे तो ये C2H4 होल n बना देगा, और इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, पॉलीथीन। पॉली का मतलब बहुत सारा, बहुत सारा इथिलीन अणु जब मिल जाएगा क्या बना देगा, पॉलीथीन। और यह क्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण। तो लिखना बहुलीकरण, लिख के डैश देना, लिखना जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। देखो एक चीज का और ध्यान रखना, इसको एकक कहते हैं, और ये जो बना है इसको बहुलक कहते हैं। रिएक्शन लिख लो, हम कल बताए थे ना, एमिनो एसिड एकक है और उससे प्रोटीन बनता है, वो क्या है, बहुलक है। पढ़ लो, चला 3 महीना में खत्म है कहानी। या तो तुम्हारे जीवन में नौकरी होगा, या तुम्हारे जीवन में कभी नौकरी नहीं होगा, यही 3 महीना डिसाइड करेगा। दम जी जान झोंक दो, खाली जी जान झोंकने के चक्कर में मेस ने पकड़ लेना, खाना खुद से बनाना, न तो बीमार हो जाओगे। हो गया, हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। 14, 15, 16 3 महीना के अंदर, या तो 3 महीना के बाद तेरा पास जॉब होगा, या तू जिंदगी भर के लिए इस जॉब के लिए तरसेगा। दो में से एक बात होगा, यही ना होगा। क्या बात तेरा लगता है TRE 5 आएगा, जो आदमी TRE 4 में इतना बेईमानी कर लिया, अभी तो सरकार झोंक देता वैकेंसी, एक मतलब अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, सैलरी देने के लिए सरकार जो है सक्षम नहीं है, इसलिए ये स्थिति है। नहीं तो आप समझ के देखिए कि अभी तो वैकेंसी झोंक देता, अभी वो रिस्क लेगा, नहीं लेगा, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है। स्थिति इसका मतलब अंदरूनी जो है गड़बड़ है, वो इतना एम्प्लॉय का भर्ती कर लिया है कि वो सैलरी नहीं दे पा रहा है। अब अगर आप इसके बाद अंदाजा, अगर यही 50,000 दे देता ना, तब लगता कि नहीं अकर मतलब है, दम है, देगा। यही 27,000 आ गया, वो भी चुनाव के टाइम में, स्थिति एकदम गंभीर है। चला TRE 5 नहीं आएगा, हम कह दे रहे हैं तुरा, 4 साल तक कोई TRE नहीं आएगा। फिर आएगा कब, 29 में। अब आ जाओ, DNA के की प्रतिकृति। देखो ये जो हम अभी बनाए थे इथिलीन से पॉलीथीन, पॉलीथीन इथिलीन का प्रतिकृति था। प्रतिकृति का मतलब होता है उसी का रूप, नहीं करेगा। DNA की प्रतिकृति बनाने में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया शामिल है, पॉलीमेराइजेशन। आपको कहेगा पॉलीथीन की इथिलीन की प्रतिकृति बनाने के लिए कौन प्रक्रिया शामिल है, पॉलीमेराइजेशन। प्रतिकृति मतलब दूसरा रूप। क्लियर, बताओ प्राकृतिक चयन किस प्रकृति के तहत, किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है, DNA संश्लेषण। DNA के निर्माण के तहत किया जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल खूब पूछता है, किसने दिया था, वाटसन एंड क्रीक ने। प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास का आधार किस पर निर्भर करता है, जैव विविधता। एक मिनट होल्ड ऑन। प्राकृतिक चयन
के माध्यम से विकास का आधार जैव विविधता। हमको ये बताइए, क्या सारे जीव एक ही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं? भालू आपके अगल बगल में दिखता है, लेकिन बर्फीले प्रदेश में आप चले जाइए तो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। भालू कहाँ रखता है? बर्फीले प्रदेश, क्योंकि वो उसी के इन्वायरमेंट के लिए वो सूट करता है उसको, उसने वैसी प्रकृति का चयन कर लिया है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन, प्रकृति का चयन कर लेना। तो उसी तरीके से हम लोग तो सब जगह रह लेते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो प्रकृति का क्या करते हैं? चयन करते हैं। प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास का आधार किस पर निर्भर करता है? जैव, देखो जैव विविधता है, वहां भालू रहता है, यहाँ हम लोग रहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग, जैविक रूप से विविधता पाई जाती है। जैव किसको कहते हैं, अजैव किसको कहते हैं, यहां से क्वेश्चन रहता है। हम बोले थे जैव मतलब कि क्या हो? जान हो। अजैव मतलब जान हो कि जान ना हो? जान ना हो। अब एक एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, कवक, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। कौन घटक हैं? और अजैव मतलब, जैव मतलब जकरा में क्या हो? जान हो। कौन कौन? जीवाणु और कवक। और जैव घटक मतलब जान हो कि ना हो? ना हो। एक एग्जांपल बताओ। मिट्टी, पानी, ये सब क्या है? अजैव घटक। और बताओ, जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि ये अपघटक भी है। क्वेश्चन पूछता है जीवाणु और कवक। हम एक भी लाइन ये सोच के नहीं लिखा रहे हैं कि हम जानते हैं तो लिख देंगे, हम ये सोच के लिखा रहे हैं जो पूछेगा, ठीक ना? ना तो हम जितना जानते हैं उतना लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जीवाणु एंड कवक को पृथ्वी का, कल ट्विटर कैंपेन है, सब लोग एकदम जम के ट्वीट करना है। जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपघटक कहते हैं, या अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक मतलब सरफ साफ करने वाला, अपमार्जक भी कहते हैं। ये सड़ा के साफ कर देता है। कोई बात नहीं भाई, 9 को ही करो, क्या दिक्कत है? अब कोई आके कहता है, छात्र नेता बहुत सारे हैं, अब कोई कहता है 8 को, कोई कहता है 9 को। हम तो कहते हैं जब जब हो तब तब जाओ। 9 को है तो 9 को है। हाँ भाई 9 को है, 9 को जाओ। किसी भी टीचर को मत ले जाओ। टीचर को ले जाओगे, चलाओ, आंदोलन खराब हो जाता है। हम तो कहेंगे मत ले जाओ, इसलिए नहीं जाओ। मास्टर जाता है तो सब, सरकार को भी ये लगता है। अब देखो एसएससी जैसा संस्था नोटिस दे दिया कि ये टीचर आपस में लड़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। इससे पहले बीपीएससी दे दिया था। तो हमको ऐसा लगता है कि आंदोलन में शिक्षक ना जाएं। अब बच्चों कहने लगता है चेहरा चमका रहा है, एक मास्टर दूसरा मास्टर, इससे बढ़िया छात्र नेता हो। अब तो छात्र नेताओं में लड़ाई है, वो ना समस्या है। जीवाणु और कवक को पृथ्वी का क्या कहते हैं? अपघटक या अपमार्जक भी कहते हैं। अब बताओ ना, एसएससी जैसी संस्था कहती है कि ये दो टीचरों के आपस की लड़ाई है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, कोचिंग चलाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नोटिस किया एसएससी, इससे पहले बीपीएससी दिया था। आगे बढ़ते हैं। कथा विभाजन प्रक्रिया में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप। ये गड़बड़ है। विभाजन प्रक्रिया को देखने में, रुक जा, देखने में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप। बताओ किसी भी चीज का सूक्ष्म विभाजन कह दो, यहां थोड़ा और ठीक कर लो। सूक्ष्म विभाजन प्रक्रिया को देखने में किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। हो गया?
अरे हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, माइक्रोस्कोप बोले तो इससे कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग याद रखे हुए हैं, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? अरे ये तो बता दे। ये वो चीज थोड़ा चला कह देते हैं, तो याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, याद कैसे रहेगा उतना हम बता देते हैं, रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस से। जो एक बात को 3 बार 4 बार 5 बार जब तेरी आंखों से गुजरेगा तब वो चीजें याद रहेंगी। याद तोरा नहीं रहता, हमरो नहीं रहता है, याद किसी को नहीं रहता है, इसके लिए बहुत वरीड नहीं होना है। लेकिन याद रहेगा कैसे, और उपाय यही है कि अलग अलग चीजों को हर दिन आप बार बार पढ़ते रहिएगा, तब आपके दिमाग में रहेगा। हमने आपको कहा ये तो सबको पता है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? किसने किया? दूरदर्शी का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया? लेकिन पूछ देता है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, इसलिए कि ये दिया हुआ है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। किसने किया था? और इसमें कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? कौन लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग। आपको पता होगा उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अरे छोटा, उत्तल लेंस में जो जो नजदीक लाइएगा ना बड़ा दिखाई देगा। उत्तल लेंस का पढ़ने के लिए या सूक्ष्म चीजों के विभाजन के लिए हमें बड़ा प्रतिबिंब दिखना चाहिए कि छोटा? बड़ा ना। उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम कौन लेंस है? पठन लेंस है। इसी का दूसरा नाम कौन लेंस है? अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि ये सभी किरणों को कन्वर्ज कर देता है। छात्र नेता दिलीप बाबू का फोन है। हाँ बोलिए, बोलिए दिलीप बाबू। नहीं ना, 9 का कर दिए, बोल दिए हैं 9 का। हाँ ठीक है। कुछ बच्चा, कुछ लोग मेरे पास 8 के लिए भी आए थे। ठीक है, क्लास में है, क्लास में है। ठीक। 9 तारीख को आंदोलन है, फिजिकल प्रोटेस्ट। आप लोग जलूल से जलूल पहुंचिए, और नहीं पहुंचेगा दोसर की लीजिएगा, पूरा में जाइएगा। ये देखो चला, इस सभी किरणों को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब पठन लेंस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगा प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा। तो हम तो चाहते हैं ना कि बड़ा दिखे, तब ना सूक्ष्म विभाजन दिखाई देगा। पहली बार कोशिका का विभाजित होते हुए भी सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। पहली बार कोशिका को ही सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। कौन देखा था? कोशिका का विभाग पहली बार कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की जीवित, मृत। और जीवित कोशिका को किसने देखा? लिवेन हॉक ने। किसने? और इन दोनों ने भी सूक्ष्मदर्शी से ही देखा, क्योंकि कोशिका इतना छोटा होता है जिसे आप नंगे आंखों से नहीं देख सकते। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने। कौन लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। पढ़ने के लिए कौन लेंस? कौन लेंस? उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो वस्तु नजदीक आता है प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता है। क्लियर? अब बताओ, सूक्ष्म विभाजन के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे। लिख लो, पहली बार कोशिका को देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हुआ था। पहली बार कोशिका को देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हुआ था, रॉबर्ट हुक के द्वारा।
रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। बताओ, एक कोशिका जीवों में प्रजनन किस प्रकार करता है? विभाजन द्वारा। इसी में अनियंत्रित विभाजन हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। कैंसर अगर होगा, कार्सिनोजेनिक जीवाणु से होता है। कैंसर क्या चीज से होता है? अनियंत्रित विभाजन से होता है। अब बताओ, सबसे ज्यादा विभाजन कहां होता है? इसी में लिख लेना, सबसे अधिक विभाजन। विभाजन सबसे अधिक लीवर में। 70% तक काट के हटा दोगे तो यो बन जाएगा फिर से। और सबसे कम, सबसे कम मस्तिष्क में। सेवेंटी परसेंट तक लीवर काट के हटा दीजिएगा तो यो बन जाएगा। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहां होता है? लीवर में। सबसे कम कहां? मस्तिष्क में। लीवर खराब हो जाए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मस्तिष्क में चोट लग जाए तो फिर उसका, अब देखो, कोशिका से कोशिकीय जीवों का प्रजनन मतलब नए कोशिका का बनना मस्तिष्क में बहुत कम होता है। इसलिए जो नष्ट हो गया वो हो गया, फिर से बनेगा नहीं, जल्दी नहीं बनेगा। इसलिए मस्तिष्क ने कहते हैं यहाँ छोटा दिमाग है, यहाँ मारोगे तो मर जाएगा, माथा पे मारोगे तो मर जाएगा। पुलिस देखना, तुम आंदोलन में जाओगे 9 तारीख को, देखना दिमाग पे नहीं मारेगा। देखना ही बात, एकदम मजाक में नहीं लो। ये बात दिलीप जी से पूछना, वो बताएंगे। दिलीप जी को जो है, हमको लगता है ऐसा कोई अंग नहीं है जो तोड़ा नहीं है, अंग ही अंग तोड़ दिया है। हो गया? कहता है अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय। हम लोग बहुकोशिकीय। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय। प्लाज्मोडियम किस रोग में इसका कारक है? अरे बोलन रे, मलेरिया। मलेरिया जो मच्छर क्या है? कारक की वाहक? वाहक है। बोलन रे। अब प्लाज्मोडियम क्या है? कारक है। वाहक कारक समझते हो ना? अमीबा के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विआधारी विखंडन। अमीबा एक कोशिकीय की द्विकोशिकीय? एक कोशिकीय। हम लोग बहुकोशिकीय। मुकुलन कहां? महाअमीबियाए। मुकुलन कहां होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में मुकुलन किस विधि द्वारा? लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। अलैंगिक विभाजन, अलैंगिक विभाजन द्वारा। बताओ, रीजनरेशन सुने हो? कहां होता है बताओ तो? अरे कभी गिरगिट वगैरह का पुछड़ी काटे हो? अब पुछड़ी काटते हो तो फिर से जनरेट हो जाता है। रीजनरेशन नए जीव की उत्पत्ति या नए अंग की उत्पत्ति आप कह सकते हैं। नए अंग की उत्पत्ति क्या कहलाता है? रीजनरेशन। किस प्रकार का प्रवर्धन कृषि में उपयोग किया जाता है? ये कुछ खास नहीं है। अवयव का मतलब होता है पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स का प्रवर्धन करते हैं, कभी फल का, कभी लंबाई का। कुछ खास नहीं है। अच्छा, आपको हम ये पढ़ाए थे खाद और उर्वरक में अंतर? पढ़ाए थे ना? पूछता है वो।
प्रवर्धन जो होता है कृषि में अलग अलग पार्ट्स का होता है। कभी कभार आप देखिएगा छोटा पौधा रहता है, उसको बड़ा करने के लिए हम लोग यूरिया डालते हैं। फल को पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन डालते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स को प्रवर्धन करने के लिए हम लोग अलग अलग अवयवों का प्रवर्धन करते हैं कृषि में। प्रवर्धन का मतलब बढ़ाना। प्रवर्धन का मतलब क्या? बढ़ाना। पौधे के कौन से अंग का उपयोग नए पौधों के लिए किया जाता है? देखो, जड़ से भी नया पौधा निकलता है, तना से भी और पत्ती से भी। बताओ पत्ती किसका लगता है? किसका लगता है? नागफनी देख रहे हो? अरे बोलो न रे। जड़ किसका लगता है? ढेरी चीज का जड़ लगता है छोटा। तना किसका लगता है? अच्छा, ईख का क्या लगता है? हाँ, तना लगता है। तो जड़ से, तना से, पत्ती से, तीनों से हमारा नए जीव का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। कौन सा पौधा कर्मिक प्रवर्धन में से तेजी से बढ़ता है? कर्मिक समझते हो? काट के रे, केला काट के तेजी से बढ़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, कायिक प्रवर्धन नाम सुने हो? किसमें होता है? क्या है कायिक प्रवर्धन, के बताएगा? काट के लगाना, ज्वाइंट करके लगाना। केकरा पता है? बोलो। लिखना, कायिक प्रवर्धन। देखो, खूब पूछता है। कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें बीज को प्रजनन अंग के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, बीज को प्रजनन अवयव के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि पौधों के वनस्पतिक भागों का प्रयोग करते हैं। बल्कि प्रजनन के लिए पौधों के वनस्पतिक भागों का प्रयोग करते हैं। लिखे, जड़, तना, पत्ती सबका प्रयोग करते हैं। यही एक विधि है जिसमें हम लोग, बहुत सारा ऐसा विधि है, उसमें से एक ये विधि है जिसमें हम लोग बीज का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल लिख लो, ब्रायोफाइटा। एग्जाम्पल क्या लिख लो? ब्रायोफाइटा। अब कहेगा बताओ, सबसे अधिक ऊर्जा किस जगह पर उपलब्ध होता है? प्राथमिक में कि द्वितीयक उपभोक्ता की तृतीयक उपभोक्ता? यही क्वेश्चन आपको पूछा था। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? उत्पादक। उत्पादक बोले तो पौधा। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कितना परसेंट ऊर्जा उपयोग लॉस होता है कि उपयोग होता है? लॉस की उपयोग, उपयोग होता है। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होता है? उत्पादक में। उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता। बोलन रे, जो जो ऊपर जाएगा अब घटक तक होते होते ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। कितना परसेंट? एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना परसेंट? 10%। कल हम बताए थे पौधा कितना परसेंट ऊर्जा ग्रहण करता है? पौधा प्रकाश कितना परसेंट ग्रहण करता है? 1%। कितना परसेंट? पौधों के प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन करता है? हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा। हाइड्रा। कौन पचित भोजन को ग्रहण करता है? कौन?
हम बोले थे पचे हुए भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। आज बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किसमें मिलता है, वसा में। ऊर्जा किसमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में। तुरंत ऊर्जा किसमें मिलता है, ग्लूकोज में। किसमें किसमें वंश को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जनन की। किसकी, वंश को बढ़ाने के लिए जनन की। बताओ शरीर का दारू पीने से क्या गड़बड़ाता है, तंत्रिका तंत्र। कौन, चलने के लिए क्या क्या जरूरी है, मांसपेशी, हड्डी यानी कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन। किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के माध्यम से किडनी रक्त को क्या करता है, छानता है। क्या करता है, क्या करता है, छानता है। एक चीज और हम बताए थे, मूत्रवाहिनी कैगो, दूगो। मूत्राशय कैगो, एगो। किडनी कैगो, दूगो। पहले मूत्र किडनी से कहां आता है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से कहां आता है, मूत्राशय। मूत्राशय से कहां, मूत्र मार्ग होते हुए बाहर। बोलन रे, मूत्र मार्ग से दो चीजें निकलती है, एक तो मूत्र और दूसरा स्पर्म। क्लियर है, बोलो। एक मिनट, आप लोग का जो चला क्वेश्चन डिस्कशन वाला बैच था जो कल से स्टार्ट होना है, उसका फी 2000 से भी कम कर दिए हम। उसका फी हम कर दिए 1500। A to Z सब्जेक्ट है उसमें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, बिहार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और साथ ही साथ 300 क्वेश्चन आर्ट्स और साइंस के ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको अलग से मिलेंगे रिकॉर्डेड। इसका ये वाला पार्ट है जो आपका कल से शुरू हो जाएगा। सबका टाइम टेबल ऑनलाइन वालों को यूट्यूब कम्युनिटी में मिल जाएगा, ऑफलाइन वालों को नीचे मिल जाएगा। ये टाइम टेबल है, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। और एक चीज और कर दिए हैं, आप ये तीनों अलग अलग नहीं लेके ऑनलाइन में आप एक साथ भी ले सकते हैं। एक कॉम्बो भी हम बना दिए। एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक, ऑल सब्जेक्ट, शॉर्ट नोट्स, अभ्यास प्रश्न, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। साइंस का 299 रुपया फी है, 6 to 12। 6 to अभी 10 तक मिलेगा, आने वाले 15-20 दिन में 12 तक मिल जाएगा। आर्ट्स भी 12 तक मिलेगा, 299 रुपया फी है, लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ के साथ। और दोनों को एक साथ लेते हैं तो 300, दोनों मिला के 600 होता है, लेकिन 400 में आपको दोनों मिल जाएगा। उसके बाद 300 प्लस क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट करवाएंगे, जो बीपीएससी टीआरई के लिए है। वीवीआई करवाएंगे, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कर देंगे। इसका फी ऑनलाइन में 399 है और ऑफलाइन में मात्र 1500 है। अभी से एग्जाम तक बिना किसी छुट्टी के डेली 5 घंटा चलेगा, चाहे वो दशहरा हो, फलना हो, चिलना हो, संडे हो, सैटरडे हो, फलना हो, चिलना हो। सप्ताह के 7 दिन, दशहरा, दिवाली, छठ, सब में। ठीक है, बहुत होगा, एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा, कोई टीचर उपलब्ध नहीं रहेगा तो एक दिन दशहरा, एक दिन दिवाली, एक दिन छठ। एक्सट्रीम हो जाएगा तब एकदम भागिया जाएगा सब, तब की करेंगे। और ये क्लास संडे टू संडे है, नहीं तो चला खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ाना है। ये क्लास संडे टू संडे होगा, इसका पीडीएफ अलग से आपको मिलेगा। और ये जो क्लास बच्चा लेगा ये वाला ऑफलाइन, इसको पीडीएफ प्रिंट करके हम ही देंगे, आपको पीडीएफ का भी पैसा नहीं लगेगा। ऑल सब्जेक्ट का खाली पीडीएफ निकालेंगे, तुम समझिए रहा होगा कितना हो जाएगा। तो ये हम आपको कंप्लीट दे देंगे। किसकी टाइमिंग, इसका टाइमिंग है सुबह में, शाम में 12 से 5। कितना बजे, मतलब दोपहर में 12 से 5। और जिसको कंप्लीट थ्योरी पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट ऑनलाइन में 299 में उपलब्ध है और ऑफलाइन में कितना, 3000। और जिसको ये तीनों लेना है ऑनलाइन में, और तो तीनों का फी है 400, 400, 800 और 3 1100 अलग अलग। लेकिन अगर आप एक आई टेस्ट अलग से है, 40 टेस्ट है इसमें, जिसको 200 रुपया पर मंथ देना है। ऑनलाइन वालों को एक ही बार 99 टका लगेगा, जिसमें 40 सेट मिल जाएगा, 50 रुपया में 20 सेट। और ऑफलाइन वालों को 200 रुपया पर मंथ लगेगा, 2 महीना ये टेस्ट चलेगा, 20 दूनी 40। और आपको ये 400 रुपया पे करना होगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ जाता है। ठीक है,
और ये तीनों बैच का कॉम्बो जो बच्चा लेना चाहता है वो एक साथ कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट एनसीईआरटी और कंप्लीट 300 प्लस क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, ये आपको मिल जाएगा मात्र 599 में ये उपलब्ध है, जिसमें ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगा आपको कंप्लीट 6 to 12, ये और ये दोनों में मिलेगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगा, लाइव में भी मिलेगा। कौन? थ्योरी। और एनसीईआरटी कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा पीडीएफ के साथ। इसका वैलिडिटी भी 1 साल, इसका भी कितना दिन रहना है आपको से? अरे तो दोस्त अभी जब हम कोर्स दे रहे हैं तो एग्जाम तक खत्म नहीं है ना कर देंगे, किराया इतना हम गड़बड़ आदमी नहीं है ना है। ये कंप्लीट आपका दोनों एग्जाम तक वैलिड रहेगा, टीआरई 4 ना टीआरई 5 तक, ठीक ना, जहिया आएगा। ये 300 प्लस क्वेश्चन, ये तीनों का कॉम्बो मात्र 599 में उपलब्ध है। कल से ये बैच आपका चलेगा। हम चला, आप अपने जरूरत के हिसाब से इस कोर्स में आपको जिस चीज की जरूरत होगी, जिसका जो पेपर में दिक्कत होगा आप पढ़ सकते हैं, और टीचर जो हमारे रेगुलर टीचर आपको दिख रहे हैं वही टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल से ये बैच अपने नियमित समय पर स्टार्ट हो जाए। टेस्ट का डिस्कशन आप ऑफलाइन में कहिएगा, हम ऑनलाइन में कहिएगा, हम ऑनलाइन में यूट्यूब पे लाइव करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो देख लेंगे हम, जो बच्चा टेस्ट में आएगा उससे पूछ लेंगे, जैसा बोलेगा वैसा कर। हाँ, ये वाला बैच तो कंप्लीट कर देंगे, तुम इसका टेंशन काहे ले रहे हैं। ये बैच अभी हम लोग कितना पर हैं, 200 कितना पर हैं, 3-4 टेस्ट भी स्टार्ट है कल से, कल से टेस्ट स्टार्ट है। डिस्कशन हम कल बैच में डिस्कस कर लेंगे, टेस्ट वाले बैच में जैसे बोलेगा वैसे करवा देंगे। 5-6 गो टाइम है जिसमें थोड़ा सूट करता है ले लो। ये वाला जो बैच है ना, ये इस सप्ताह खत्म कर देंगे रविवार तक, ठीक ना। और कल मेरे जगह पर 12 से 1 में यही क्लास चलेगा, जो बैच में आएगा 1 बजे के बाद आपका क्लास चलेगा, मेरे छोड़ने के बाद। समझ में आ रहा है? और तब तक 3-4 दिन हम 12 से 1 में इसको पढ़ाएंगे। तो कल से जो आपका बैच चलेगा क्वेश्चन डिस्कशन का, वो कितने बजे से चलेगा? 1 बजे से, 1:15 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये बैच तब तक रविवार तक चलेगा, ठीक है ना। और हम चला इससे कोशिश करेंगे कि आपको रिजल्ट तक पहुंचा दें। और ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन 599 वाला का सब्सक्रिप्शन अलग से फ्री में देंगे। और की कर दें बता, पीडीएफ सब तीनों का ये कॉम्बो तुमको फ्री में दे देंगे। ये जो कॉम्बो है ना 599, ऑफलाइन वाले बच्चों को ये 599 का कॉम्बो फ्री मिलेगा। सही है। पीडीएफ भी इसी में मिलेगा, ऑफलाइन के फी में ही। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिलेगा 1500 में 100, 1500 में टेस्ट नहीं, 1500 में थ्योरी का बैच, एनसीईआरटी 300 प्लस क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आप प्लस पीडीएफ। टेस्ट चला, तुम ही सोच के देखो ये संभव है? टेस्ट में अगर पीडीएफ नहीं लेता ना, ऑनलाइन रहता तो हम कर भी देते। ऑनलाइन अगर लेता तो हम कर भी देते, ऑनलाइन नहीं लोगे, नहीं हो उचला, नहीं है संभव। जो हम जबरदस्ती तुम कहोगे हम पार्ट बी वाला टीचर को लाके रख देंगे, वो पढ़ाएगा, तुमको बुझेबे नहीं करेगा। 1500 टका लेंगे, उसमें ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन 599 का उसी में डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।